मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू हो रहे हैं। उस चैप्टर का नाम है, हिंदी में हम लोग काव्य खंड पढ़ रहे थे। उसमें हम लोगों का एक कौन सा नया चैप्टर शुरू हो रहा है, तो स्वदेशी शुरू हो रहा है हम लोगों का नया चैप्टर स्वदेशी। कौन सा चैप्टर? स्वदेशी शुरू हो रहा है। स्वदेशी स्वदेशी चैप्टर का नाम क्या है आप लोग का? स्वदेशी। जिनका लेखक की बात किया जाए तो कौन है लेखक? तो लेखक साहब है इनका। लेखक की बात किया जाए तो स्वदेशी का लेखक बद्री नारायण चौधरी है। कौन सा लेखक है स्वदेशी का? लेखक आपका बद्री नारायण चौधरी है। बद्री नारायण चौधरी। बद्री नारायण चौधरी। बद्री नारायण चौधरी जी लेखक है। किसका? तो स्वदेशी का लेखक आपका कौन हो गया? बद्री नारायण चौधरी जी। बद्री नारायण चौधरी जी आपका स्वदेशी का लेखक है। अब बात किया जाए तो लेखक साहब के छोटा सा जीवन परिचय के बारे में जाना जाए। इनके बारे में संक्षेप में थोड़ा हम लोग जान लें कि क्या थे, इनका जन्म कब कहाँ से हुआ, क्या इनकी पढ़ाई लिखाई थी, सारी चीज़ इनके बारे में हमको बताया जाएंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं हम लोग तो स्वाधीनता में स्वदेशी प्रेमी कवि प्रेमघन जी का, इनका पूरा नाम था बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। प्रेमघन नाम था, प्रेमघन। प्रेमघन। तो इनका जन्म स्वदेशी स्वाधीनता या स्वदेशी तो प्रेमघन जी का जन्म कब हुआ था? जब लेखक की बद्री नारायण चौधरी जी, लेखक की बात किया जाए तो इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 1855 ईस्वी में हुआ था। 1855 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे जन्म हुआ था भाई? तो मिर्जापुर में हुआ था। किस जगह? मिर्जापुर। अभी मिर्जापुर कहाँ पे है? तो उत्तर प्रदेश में। मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। अब इसके बाद आप समझिएगा मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। ये भारतीय हरिश्चंद्र को अपना आदर्श मानते थे। किन्हें ये अपना आदर्श मानते थे? आदर्श इन्होंने किनको माना था? आदर्श माना था इन्होंने भारतीय द्वंद्व हरिश्चंद्र को माना था। भारतीय द्वंद्व हरिश्चंद्र को ये अपने आदर्श मानते थे। हरिश्चंद्र, भारतीय द्वंद्व हरिश्चंद्र को क्या मानते थे? ये अपना आदर्श मानते हुए काव्य का रचना शुरू किया था। 1784 ईस्वी में मिर्जापुर में एक रसिक समाज की स्थापना किया। रसिक समाज की स्थापना किसने किया? बद्री नारायण चौधरी जी प्रेमघन जी ने किया। रसिक समाज की स्थापना कब किया? तो 1784 ईस्वी में। 1784 ईस्वी में रसिक समाज की स्थापना बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी के द्वारा किया गया था। आगे देखा जाए तो रसिक समाज की स्थापना 1784 में हुआ था। अब समझिएगा इन्होंने इसने आनंद कादम्बनी नामक मानसिका पत्र, एक पत्र निकाला था। उस पत्र का नाम क्या था? आनंद कादम्बनी। आनंद कादम्बनी बिनी नामी का एक पत्र भी निकाला था। आनंद कादम्बनी नामी का एक पत्र निकाला। मानसिक पत्रिका था। कैसा पत्रिका था? मानसिक, यानी महीना में आते थे, हर महीने आते थे, मानसिक पत्रिका थी। आनंद कादम्बनी पत्रिका का नाम था, जिन्होंने प्रेमघन चौधरी के प्रेमघन जी के द्वारा निकाला गया था। तथा नागरी नीरद एक और साप्ताहिक पत्र निकाले थे। नागरी नीरद एक पत्रिका निकाले। नीरद नामक एक साप्ताहिक पत्रिका निकाला था। साप्ताहिक
कौन सा पत्रिका? साप्ताहिक पत्रिका को निकाला था। अब इन्होंने देखिएगा संपादन करवाया था। प्रेमघन जी निबंधकार, नाटककार, कवि एवं समीक्षक थे। प्रेमघन जी क्या थे? कवि भी थे, नाटककार भी थे। प्रेमघन जी नाटककार। अब इसके बाद बात किया जाए तो निबंधकार भी थे, निबंधकार भी थे प्रेमघन जी। चलिए, इनकी रचना प्रेमघन सरस्वत नाम से संग्रहित थे। भास सौभाग्य, प्रयाग सामगन, इनके दो प्रसिद्ध नाटक। इनकी प्रसिद्ध नाटक कौन सा था? प्रेमघन जी का प्रसिद्ध नाटक की चर्चा किया जाए तो प्रसिद्ध नाटक इनका, प्रसिद्ध नाटक की बात किया जाए तो प्रसिद्ध नाटक इनका था सरस्वा नहीं, दो प्रसिद्ध नाटक थे। इनका नाम था, पहला का भारत सौभाग्य, भारत सौभाग्य एवं एक कौन सा था? प्रयाग रामागमन। ये दो था। जिन जनपद नामक काव्य प्रमुख थे और इनका दो प्रसिद्ध नाटक भी थे। ये हो गए। इनकी काव्य कौन सा प्रमुख था? तो काव्य की चर्चा किया जाए तो काव्य में प्रमुख था इनका, काव्य में प्रमुख जीर्ण जनपद था, जीर्ण जनपद इनका काव्य में प्रमुख था। अब इसके बाद दिखाइएगा, इस भाषा में ब्रज, अवधी, खड़ी बोली जाती थी। इस भाषा में कौन सा बोला जाता था? जीर्ण, अवधी, खड़ी बोली जाती थी। अब इसके बाद आप लोग समझिएगा, इनके लेखन सब जगह अर्थात स्वदेश प्रेम दिखाई, इनके लेखन में सब जगह स्वदेश प्रेम दिखाई पड़ते थे। इनका मृत्यु, प्रेमघन जी का इनका मृत्यु 1922 ईस्वी में हुआ था। 1922 ईस्वी में इनका मृत्यु कब हुआ? 1922 ईस्वी में। अब आप लोग समझिएगा एक बात को यहाँ पे, कि दोहे का परिचय के बारे में, दोहे का परिचय समझिएगा। तो स्वदेशी सिर्फ के सभी दोहे का प्रेमघन सरस्वत और संस्कृत किए गए थे, जिनमें कवि ने अपने देश भारत तत्कालीन यथार्थ को दर्शाया है। भारत ने में कवि देश को क्या 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 है उन्होंने दर्शाया सभी चीज को। वह स्वदेशी से सभी दोहे को लिए हैं। अब हम लोग चलेंगे बुक पे। बुक में जो दिए गए हैं दोहे, उन दोहे को अर्थ समझेंगे। हमारे 10 दोहे दिए गए हैं। 10 दोहे को हम लोग देखेंगे, 10 दोहे के अर्थ को समझेंगे। चलिए अब हम देखते हैं। तो सबसे पहले क्या दिया गया है? पहला दोहा, सबे विदेशी वस्तु नर गति रति लाखत, भारतीयता कछु न अब भारत में म कर लीजिएगा, में नहीं होगा यहाँ पे, म दर्शात। ये आपका पहला दोहा था। कहने का मतलब भारत में भारत में जो भारतीयता नाम की कुछ नहीं बचा। भारत में जो भारतीयता नाम है आपका, उसका कुछ नहीं बचा है। यहाँ के लोग हैं कि स्वभाव, रीति रिवाज सभी पक्ष में विदेशी वस्तुओं से लगाव हो गए। यानी भारत में भारतीयता कुछ नहीं बचा है। यहाँ के लोगों में क्या लगाव हो गया? विदेशी के वस्तुओं का कुछ न कुछ लगाव हो गया है।
अब इसके बाद दूसरा आप लोग देखिएगा क्या है दोहा आपका, मनोज भारती देखी को शकत नहीं पहचान, मुसलमान हिंदू कीधो के कह है ये किस्तान। ये आपका दूसरा था। तो समझिए जब दूसरा ये आपका दोहा है तो देखकर कोई भी नहीं पहचान कर सकता कि ये आदमी भारतीयता है। देखकर हम लोग नहीं बता सकते ये आदमी क्या है, भारतीयता है, हमारे देश का, भारत का है या नहीं। इसे देखकर कोई भी नहीं बता सकता। अब बात आती है, नहीं बता सकते हैं कि भारतीयता है क्योंकि मुसलमान हिंदू सभी अंग्रेज जैसे लगने लगे हैं। मुसलमान भी हिंदू भी सभी किस जैसे लगने लगे हैं, आप लोगों को अंग्रेज जैसे लगने लगे। अंग्रेज जैसे, किसके जैसे, अंग्रेज जैसे लगने लगे हैं। तीसरा दोहा देखिएगा, पढ़ी विद्या परदेश की बुद्धि विदेशी पाए, चाल चलन परदेश की गई इन्हें अति भाए। कहने के मतलब विदेशी विद्या पढ़कर और विदेशी बुद्धि पाकर इन भारतवासियों को विदेशी चाल चलन बहुत अच्छा लगने लगा है। लेखक कहते हैं कि विदेशी पढ़ाई पढ़कर, विदेशी विद्या पढ़कर, विदेशी बुद्धि पाकर इन लोगों को विदेशी चीज़ें बहुत अच्छे लगने लगे हैं। विदेशी की चाल चलन इनके लोगों को क्या लगने लगा, भारतवासियों को बहुत अच्छे लगने लगे हैं। चौथा क्या था, उठ से विदेशी ठाठ सब बयो बिल, आपको हो जाएगा। यहाँ देखिए चौथा देखिए, सपने हूँ जिनमें न कहूँ भारतीयता भारतीयता लेस, बोली सकत हिंदी नहीं अब मिली हिंदू लोग। अब हिंदू लोग अब हिंदू लोग भी परस्पर हिंदी में बात नहीं कर सकते। हिंदू लोग भी अब हिंदी में बात नहीं करना चाहते, परस्पर नहीं बात कर सकते, नहीं कर सकते। अंग्रेजी बोलना, अंग्रेजी वस्तु उपयोग करना ही भारतीयों को अच्छा लगता है। अंग्रेजी वस्तु का उपयोग करना, अंग्रेजी वस्तुओं को बोलना इन्हें बहुत अच्छा लगता है। हिंदी वस्तु हिंदू को नहीं बोल सकते हैं, नहीं बोलते हैं, ना इनका क्या करते हैं। हिंदू लोग परस्पर हिंदी में बात ही नहीं करते, उनको अंग्रेजी अच्छा लगता है, अंग्रेजी में क्या करते हैं, बात करते हैं। अब देखिए पांचवा आप लोग देखिएगा, छठ अब देखिए 6 नंबर आप लोग ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे 6 नंबर दुआ क्या दिया गया है आप लोगों का, दिए गए 6 नंबर दुआ में, अंग्रेजी वाहन वसन वेश रीति और नीति, अंग्रेजी रुचि ग्रीक सकल वस्तु देश विकृत। यानी अंग्रेजी वाहन, अंग्रेजी वस्त्र, अंग्रेजी वेशभूषा, अंग्रेजी रीति रिवाज, अंग्रेजी अपने विचार, अंग्रेजी रुचि, अंग्रेजी घर आदि सभी चीज विदेशी हो गया है। विदेशी यानी देशी के विदेशी लोगों को अच्छा लगने लगा। यानी अंग्रेजी चीज, अंग्रेजी वस्तुएं, अंग्रेजी कपड़ा, अंग्रेजी वेशभूषा सभी, अंग्रेजी रीति रिवाज सभी को अच्छे लगने लगे हैं। अपने देश के विपरीत देश के वस्तु अच्छे नहीं लगते, अंग्रेजी वस्तु अच्छे लगते हैं। अंग्रेजी वस्तु वस्त्र अच्छे लगते हैं, कपड़े ये सब अच्छे लगते हैं आप लोगों को। इस तरह से लेखक साहब कहते हैं दोहे के तहत। अब देखिए दोहा नंबर 7, हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सकुती लाजत, भारतीय सब वस्तु ही सोए ये हाय घिना है। कहने के मतलब हिंदुस्तानी नाम सुनकर ही भारत को लोग अब लज्जित हो जाते हैं। हिंदुस्तान के नाम लोग सुनकर क्या हो जाते हैं, भारत के लोग शर्म में पड़ जाते हैं, लज्जित हो जाते हैं, लज्जित हो जाते हैं। भारतीय सभी वस्तु से भारतवासियों से घृणा हो गई है। भारतीय सभी वस्तुओं को से भारतवासियों को क्या हो गया है, उससे नफरत हो गई है, घृणा हो गई है। अब देखिए दोहा नंबर 8 क्या है, देश नगर बानक बनो सब अंग्रेजी चाल। ये तो आपका 7 था। 8 देखिएगा, हाटन में देखूं भरा बसे अंग्रेजी माल, जिन्हों सो संभल सकते नहीं तनकी धोती ढीली ढाली। कहने के मतलब आप लोगों को संपूर्ण देशवासी के वेशभूषा शरीर शहरी हो गई है।
जो भी संपूर्ण देश के लोग हैं सभी लोगों को वेशभूषा किस तरह से हो गई है, शहरी हो गई है। सारा चलन चाल चलन अंग्रेजीपन आ गया है सभी चीज में, और हजारों ग्रामीण लोग बाजार में केवल क्या करते हैं, केवल अंग्रेजी माल ही भरे दिखाई पड़ते हैं। दोहा नंबर 9, देश प्रबंध करी हिंगे वे यह कैसी खाम ख्याली। 9 में आपको क्या होगा देखिएगा, जिनमें संभल सकत नहीं तनकी धोती ढीली ढाली, देश प्रबंध करिए एवं कैसी खाम ख्याली। कहने का मतलब जिनसे नेताओं के शरीर में ढीली ढाली भारतीय धोती संभल में नहीं आती है, वे देश का शासन संभाल लेंगे, यह उनकी पूरी कल्पना ख्याली पुलाव जैसी है। यानी हमारे देश के जो नेता लोग हैं उनसे अपने शरीर के ढीली ढाली धोती, भारतीय धोती संभाल नहीं आती है उन्हें भारतीय धोती, वो देश के शासन को कैसे संभाल लेंगे, उनकी पूरी कल्पना करना ख्याली पुलाव जैसा है। 10वां दोहा देखिएगा आप लोग, आखिरी दोहा है आपका, दास वृत्ति की चाह चाहूं दिसी चराहूं बरन बढ़ाली, करत खुशमात झूठ प्रशंसा मन बाहु बले डम फाले। कहने को गुलामी के जीवन का यापन करना ब्राह्मण के क्षत्रिय क्षुद्र वैश्य चारों लोगों की चाहत हो गई है। अंग्रेजी खुशमात करने वाले भारतीय की झूठी की प्रशंसा करने वाले ये भारतीय नाम डफाली बजाने वाले बन गए हैं। गुलाम कर जीवन यापन करना जिनका ब्राह्मण क्षत्रिय क्षुद्र वैश्य चारों वर्णों के लोगों की चाहत हो गई। अंग्रेजी खुशमात करने वाले भारतीय वस्तु को झूठी प्रशंसा देने वाले ये भारतीय को मानो डफाली बन जाने वाले बन गए हैं। कल आप लोगों का क्वेश्चन आंसर कराए जाएंगे और भाषा की बात कराया जाएगा कल आप लोगों का। आज इतना ही तक रहने दिया जाता है, कल हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे, इसका आपका भाषा की बात कराया जाएगा। तब हम लोग परसों से फिर एक नया चैप्टर पढ़ेंगे। भारत माता सुमित्रा पंत लेखक जी है। धीरे धीरे हम लोग का हिंदी भी समाप्त हो जाएंगे। काव्य खंड भी कम से कम 10 चैप्टर है, जिसमें से 11 चैप्टर 12 चैप्टर होंगे। इसके बाद हम लोग वर्णिका पर चलेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, दोस्तों जरूर करें, दोस्तों के पास